नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपकिरण के माप, इसके आगे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, ये कौन कौन से माप है। इससे पहले के वीडियो में हमने अपकिरण के माप के बारे में इंट्रोडक्टरी लेसन का वीडियो बना चुके हैं। इसमें अपकिरण के माप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके कैसे कैसे कौन कौन से फॉर्मूले उसमें यूज होते हैं। आज हम सबसे पहले अपकिरण का एक सबसे ही सरलतम जो माप है वो है विस्तार, उसका हम अध्ययन करेंगे। विस्तार, जिसको हम परास भी कहते हैं, रेंज, ये अपकिरण का सबसे ही सरलतम माप है। और इसको ज्ञात करने के लिए इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी श्रेणी के सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो अंतर होता है उसे हम विस्तार करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि किसी भी श्रेणी में हमें पता चला जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है। तो ये जो r होता है, ये होता है r बराबर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज का डिफरेंस होता है। r इक्वल टू l माइनस एस। सबसे बड़े मूल्य में से सबसे छोटे मूल्य को घटा दिया जाता है तो वो हमारा विस्तार होता है। ये सबसे ही आसान है। क्यों? क्योंकि हमें श्रेणी में क्या देखना पड़ता है, लार्जेस्ट वैल्यू या सबसे बड़ा मूल्य, और एस का मतलब सबसे छोटा मूल्य। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज एस इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। तो देखते हैं, जैसे ही स्मॉलेस्ट को और इसको हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसमें इसको घटा देंगे तो हमारी रेंज आ जाती है। दूसरी है, अब इसका हम कोएफिशिएंट निकाल लें, विस्तार गुणांक। विस्तार गुणांक बराबर होता है एल माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। एल माइनस एस में एल प्लस एस का भाग देते हैं तो वो हमारा विस्तार गुणांक आता है। और इस विस्तार गुणांक का मान हमेशा, इसका मान हमेशा, विस्तार गुणांक का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। विस्तार गुणांक का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। अब ये कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना तो बहुत ही आसान है, बट इसका सबसे एक छोटा सा प्रश्न ये हो सकता है कि इसका प्रयोग कब होता है, कहाँ प्रयोग होता है। इतनी आसान विधि है, क्या इस आसान विधि का कहीं हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स में कहीं यूज होता है? तो इसका प्रयोग विस्तार या परास का उपयोग कहाँ किया जाता है? विस्तार और परास ऐसी चीजों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है जहां पर मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी हो और मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी हो। तो मिनिमम वैल्यू जहां भी जिस भी क्षेत्र में ज्ञात किया जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम जो दो सीमाएं ज्ञात करते हैं, तो उस जगह हमें विस्तार का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें मेडिकल साइंस में इसका प्रयोग किया जाता है, चिकित्सा विज्ञान। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर मापना हो तो इसका न्यूनतम इतना होता है और अधिकतम इतना है, तो ये मेडिकल साइंस में इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे मौसम विज्ञान में भी, मौसम विज्ञान में टेम्परेचर ज्ञात करना हो कि मिनिमम टेम्परेचर इतना रहा और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहा, तो ये मौसम विज्ञान में भी परास का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, शेयर बाजार में, इन आदि क्षेत्रों में से इसका विस्तार का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है।
चिकित्सा विज्ञान, मौसम विज्ञान, ब्याज की दर, मिनिमम और जो मैक्सिमम होती है, मिनिमम और ये शेयर बाजार के न्यूनतम कितने में थमा आज और अधिकतम कितने में थमा, तो इसका प्रयोग किया जाता है इन क्षेत्रों में। बहुत ही आसान विधि है इसको न्यूमेरिकल करने की, सब आसान से कर लेते हैं, क्योंकि दो चीजें देखनी होती है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, तो बड़ा आसान है, इतना है इसमें तो कुछ नहीं। दूसरा है चतुर्थक विचलन, क्वार्टर डेविएशन। चतुर्थक विचलन जिसको हम QD कहते हैं, क्वार्टर डेविएशन। ये एक प्रकार का, हम पहले बात कर रहे थे, ये एक प्रकार का पोजिशनल वैल्यू होती है। चतुर्थक विचलन का जो अर्थ है वो ये है कि ये चतुर्थक विचलन किसी भी श्रेणी को 4 भागों में विभाजित करता है, और 4 भाग इस प्रकार होता है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3। तो चतुर्थक विचलन में हम क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 के बीच के मूल्यों को, 50% मूल्यों को हम लेते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि चतुर्थक विचलन किसी भी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर 4 भागों में विभाजित करता है। ये कोई श्रेणी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्वार्टर 1 होगा, ये क्वार्टर 2 होगा, ये क्वार्टर 3 होगा, ये 25% होता है, ये 50% होता है, और ये 75% होता है। तो जो QD है वो इसका डिफरेंस हम निकालते हैं, Q1 और Q3 का। ये एक प्रकार की मीडियन होती है, मध्य का, जो सेकेंड क्वार्टर होती है वो मध्य का होती है। तो चतुर्थक विचलन में हम Q1 और Q3 को ज्ञात करते हैं, तो ये एक प्रकार का पोजिशनल वैल्यू है। तो पोजिशनल वैल्यू को अध्ययन करने के लिए हम पहले किसी भी आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूले, पहला व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी में चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के सूत्र। व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें केवल पद मूल्य दिए हुए हों, केवल पद मूल्य दिए हुए हों, तो वो जिसमें बारंबारता नहीं दी हुई हो, तो वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी, व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी में अगर चतुर्थक विचलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें उस श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में रखना है। पहला काम होगा व्यक्तिगत श्रेणी में जो भी हमारे को एक्स वैल्यूज दी हुई है उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, रखना है, क्रम से रखना है। उसके बाद में हमें फॉर्मूला लगाना है Q1 ज्ञात करने के लिए। Q1 ज्ञात करने का फॉर्मूला है n+1/4 वे पद पद मूल्य Q1 n+1/4 पद मूल्य Q1। इसी प्रकार Q3 ज्ञात करने के लिए 3n+1/4 पद मूल्य Q3 होगा। और QD ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है QD बराबर, पहले बात कर चुके हैं इसमें, Q3 - Q1/2। ये QD ज्ञात करने का फॉर्मूला है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो करके देखते हैं हम इस विजुअल सीरीज में। जैसे ये हमारे अंक दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं 2, 8, 6, 5, 4, 10, 13, 15, 13। तो इसको हम सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन जमाएंगे कि क्रम संख्या में लिखेंगे, इसको क्रम संख्या
तो ये हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब हम ये लिखेंगे कि x क्या है, ये x अंक है, अंकों को इसके अनुसार लिखेंगे। सबसे पहले 2 आएगा, फिर आएगा 4 आएगा, फिर आएगा 5 आएगा, फिर 6 है, फिर 8 है, 10 है, 13 है। तो ये n बराबर हमारा आ गया 7। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे कि हम ये Q1 ज्ञात करना है, तो Q1 ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे हम, Q1 बराबर है n प्लस 1/4। तो n कितने हैं, 7 प्लस 1/4 बराबर 8/4 बराबर 2वां पद मूल्य। दूसरा पद मूल्य कौन सा है, दूसरा पद मूल्य कौन सा है, 4। तो ये क्या होगा हमारा Q1 होगा। तो Q1 बराबर कितना हो गया, 4। इसी प्रकार Q3 क्या करेंगे हम, Q3 बराबर होता है 3n प्लस 1/4 का पद, 3 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4। 6वां पद मूल्य कौन सा है, 8। ये तो ये कौन सा हो गया, Q3 बराबर 10। अब हम QD ज्ञात करेंगे। ये अंक, ये भी अंक, हम पहले बात कर चुके हैं कि ये निरपेक्ष मूल्य है, और निरपेक्ष मूल्य को ज्ञात करने के लिए हम जिस श्रेणी में जो मापने की इकाई होती है उसी में उसका मान आता है। QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटा, Q3 कितना है, 10 माइनस Q1 कितना है, 4/2। ये कितना हो गया, 6/2। तो QD कितना हो गया, 3। यहाँ से ऐसे निकालते। इसी प्रकार कोएफिशिएंट ऑफ QD निकालें, तो होगा Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1। तो ये होगा हमारा 10 माइनस 4/10 प्लस 4 बराबर 6/14 बराबर, ये पॉइंटों में है 0. ये 6/4 क्यों इतना। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में हम QD ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम आरोही क्रम में रखेंगे, उसके बाद Q1 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे, और Q3 और QD निकालेंगे, Q3 में से Q1 को हटा देंगे, तो हमारी व्यक्तिगत श्रेणी में हमारा QD आ जाएगा, चतुर्थक विचलन आ जाएगा। बाद में इसको विस्तार से हम न्यूमेरिकल डिफरेंस करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन है इसलिए थोड़ा सा जल्दी वीडियो। दूसरी श्रेणी है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी में QD। सबसे पहले खंडित श्रेणी वो होती है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। खंडित श्रेणी की पहचान क्या है कि खंडित श्रेणी में हमें पद मूल्यों के साथ साथ बारंबारता भी दी हुई होगी, x के साथ साथ f भी दी हुई होगी। इसका मतलब ये जो श्रेणी है इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से ही अरेंज है, या तो आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में। हमें ये पहचानना है कि इनमें से x वैल्यू कौन सी है और फ्रीक्वेंसी बारंबारता कौन सी है। तो सबसे पहले बारंबारता को पहचाननी है, और फिर
बारंबारता से हमें संचयी बारंबारता बनाना है। बारंबारता से संचयी बारंबारता बनानी है, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि कैसे बनाते हैं संचयी बारंबारता। इसके बाद में हम Q1 निकालना है। Q1 का वही फॉर्मूला है n+1/2 वेग मान को हमें CF में देखना है, और CF का मतलब संचयी बारंबारता में उस मान को देखना है, और उसके सामने जो x होगा वो ही उस श्रेणी का Q1 होगा। इसी तरीके से Q3 निकालना है, तो 3n+1 वे मान को हमें संचयी बारंबारता में देखना है। कैसे देखना होगा? ये जो मान आएगा वो उस संचयी बारंबारता की या तो इक्वल हो या उससे कम हो, ज्यादा नहीं होने चाहिए। जो मान है उस मान में वो निहित हो जाए, तो या तो इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो उसके सामने जो x होगा, जो वैल्यू आइटम होगा, वो उस श्रेणी का क्वार्टर थर्ड होगा। वो ही है QD निकालने का फॉर्मूला, Q3 - Q1/2, और वो ही कोफिशिएंट को QD निकालने का फॉर्मूला है Q3 - Q1/Q3 + Q1। एक निम्नलिखित क्वेश्चन करें, क्योंकि लंबा हो जाएगा, बाद में करें। तीसरी श्रेणी है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में चतुर्थक विचलन ज्ञात करना। सतत श्रेणी की क्या पहचान होती है? जिसमें बारंबारता दी हुई है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसका मतलब वर्ग अंतराल या जो भी वैल्यूज है वो वर्गों में दी हुई है, अंतराल में दी हुई है, तो ऐसी श्रेणी को हम सतत श्रेणी कहते हैं। इस सतत श्रेणी में संचयी बारंबारता चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के लिए वो ही सबसे पहले हम करेंगे, पहला काम करेंगे, बारंबारता से हमें संचयी बारंबारता बनाना है। दूसरा इसमें एक परिवर्तन है कि हमें Q1 ज्ञात करने के लिए स्मॉल q1 ज्ञात करना पड़ेगा, और वो स्मॉल q1 होता है n/4 पद। इस n/4वें पद से हमें क्वार्टर 1 वर्ग का निर्धारण करना है। n/4 के मान से हमें संचयी बारंबारता में देखकर इस मान को CF में देखकर हमें क्वार्टर 1 वर्ग का निर्धारण करना। उसके बाद में Q1 ज्ञात करना है। Q1 होगा L1 + n/4 - CF/F गुणा 5। ये जैसे मध्यिका का सूत्र है वही सूत्र है। L1 क्या होगा? जो क्वार्टर 1 में जो लोअर लिमिट है उस वर्ग की लोअर लिमिट। n/4 ये मान आ जाता है। संचयी बारंबारता जो क्वार्टर 1 में जो वर्ग निर्धारण किया है उससे पहले वाली संचयी बारंबारता। F का मतलब है क्वार्टर 1 वर्ग की बारंबारता, और I का मतलब है वर्ग अंतराल। इसी प्रकार से फिर हम स्मॉल q3 निकालेंगे।
और Q3 बराबर होता है 3n/4। यहाँ n+1 नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। +1 केवल व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में ही प्रयोग किया जाता है। इसके मान से शेप में देखकर Q3 वर्ग का निर्धारण करना है। जैसे ही Q3 वर्ग का निर्धारण क्वार्टर थर्ड क्लास का निर्धारण हो जाता है तो हमें फिर Q3 निकालना है। Q3 बराबर होता है L1 वही है प्लस 3n/4 माइनस CF/F गुणा I। यहाँ भी वही अर्थ है, L1 यहाँ पर था क्वार्टर 1 क्लास की लोअर लिमिट थी और यहाँ L1 होगी क्वार्टर थर्ड वर्ग की लोअर लिमिट। 3n/4 ये आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है कि इस वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उससे कम। प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी यही होगी इस वर्ग की बारंबारता और इस वर्ग की अंतराल। जब Q1 और Q3 आ जाएगा तो QD ज्ञात करना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? QD बराबर Q3 माइनस Q1/2। Q3 में से Q1 को घटा देंगे, दो का भाग दे देंगे तो हमारा चतुर्थक विचलन आ जाएगा। ये उसी वैल्यूज में आएगा जिस श्रेणी में मूल्यों का मान दिया हुआ। फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ QD निकालेंगे, वो होगा Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। ये उन मूल्यों से जो गुणांक है वो उन मूल्यों से स्वतंत्र होगा, इनके माप की कोई इकाई नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही। आपको कुछ समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले लिखे हैं आज। अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। इनको आप नोटबुक में लिखें और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करें। ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें।